हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा झा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये हमारा जो लास्ट क्लास में जो हमने सिलेबस किया था बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री जनरल का, उसका ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट नोट्स है। फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेज एंड इंटरप्रिटेशन। उसी का ये पहला क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग को इसमें क्वेश्चन आता है मेनली हाउ फार द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प्स अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को फिर से कंस्ट्रक्ट करने में, फिर से बनाने में, या हम लोग को उसके बारे में नॉलेज देने में कितना मदद करता है, क्या हेल्प करता है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें जो फर्स्ट वाला पैरा है वो है इंट्रोडक्शन। हमेशा लॉन्ग जो आंसर्स होते हैं उसका हम लोग को फर्स्ट वाला जो पैरा है वो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसके बाद जो सेकंड पैरा है वो मेन बॉडी होता है और लास्ट जो पैरा है वहाँ हम लोग को कंक्लूज़न लिखना होता है। ये परफेक्ट एक आंसर होता है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऊपर लिखा हुआ है 10 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें इंट्रोडक्शन में लिखना है एंशिएंट ruins, remains and monuments recovered as a results of excavation and exploration are archaeological sources of history। यह एंशिएंट ruins मतलब जो कुछ बिल्डिंग्स हैं टूटे फूटे जो बचे हुए हैं, कुछ मंदिर है, ये सब जो पार्ट है इन सब को ही हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पढ़ते हैं और ये हमारा जो है बहुत ही मदद करता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को जानने में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज गिव्स अस सम नॉलेज ऑफ द लाइफ ऑफ एंशिएंट पीपल। एंशिएंट पीपल किस तरह से रहते थे, प्राचीन काल में मनुष्य किस तरह से रहते थे, उनका लाइफ कैसा था, इसका हम लोग को पूरा नॉलेज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिल जाता है। इंडिया इज रिच इन एंशिएंट ruins, remains and monuments. The archaeological sources can be divided into 3 main divisions. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंस्क्रिप्शन, दूसरा है कॉइन्स और तीसरा है मॉन्यूमेंट्स। तो इंस्क्रिप्शन में मेनली क्या पढ़ना रहता है, इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये आर्कियोलॉजिकल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस होता है और दे कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्सेज। इसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बोला गया है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर फैक्ट इसमें होता है, सबसे ज़्यादा मतलब इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, रियलिटी सबसे ज़्यादा इसी में होता है। The oldest inscriptions are the inscriptions of Ashoka. His inscriptions are mostly in Brahmi scripts. तो जो सबसे पुराना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन है वो है सम्राट अशोक का, जो कि ब्राह्मी में लिखा गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकाज रूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड धम्मा। इस इंस्क्रिप्शन से हम लोग को अशोका के शासन के बारे में, उसकी शासन प्रणाली के बारे में, उसके धम्मा के बारे में पता चलता है। सम अदर इंस्क्रिप्शंस आर प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला, ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन। इसके अलावा भी जो इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैं उसमें से कुछ के नाम मैं इसमें बताई हूँ, जो है समुद्रगुप्ता का प्रशस्ति, उसके बाद है हाथी घोंपा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला, ऐहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय का। तो इंस्क्रिप्शन में भी मेनली 2 तरह के होते हैं, एक है ऑफिशियल और दूसरा है प्राइवेट। तो ज़्यादातर जो ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन है वो उसको यूलॉजीज कहा जाता है, मीन्स प्रशस्ति। ज़्यादातर मतलब जैसे राजा लोग के दरबार में रह करके जो कवि लोग या राइटर लोग जो भी लिखते हैं राजा लोग की तारीफ में, वो होता है यूलॉजीज। अधिकतर राजा लोग के कोर्ट पोइट के द्वारा ही लिखा जाता है।
द eulogies of Samudra Gupta का presents in the Prayag Allahabad carved on the inscriptions of Ashoka is the best example of the victories of Samudragupta. समुद्रगुप्त का जो प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति है उसमें जो है पूरी तरह से समुद्रगुप्ता का विक्ट्रीज़ के बारे में उनकी जो भी जीत हुई है, जो भी लड़ाई उन्होंने लड़ी, किसमें उनको जीत मिली, कैसे मिली, सभी डिटेल उसमें दी हुई है। फिर सेकेंड वाला जो पार्ट आता है वो है प्राइवेट इंस्क्रिप्शन। तो जो प्राइवेट इंस्क्रिप्शन है वो हम लोग को बताता है कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लैंग्वेज एंड रिलीजन इन इंडिया एट दैट टाइम, मतलब उसके द्वारा हम लोग को इंडिया में आर्ट, लिटरेचर, कल्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ था। ये हम लोग को ये भी बताता है कि इंडिया का जो है पॉलिटिकल कंडीशन उस समय कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अलग अलग राजाओं ने कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया, कैसा पॉलिटिकल कंडीशन था, ये सब। तो ये हमारा इंस्क्रिप्शंस हो गया। सेकंड में आता है कॉइन्स। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। कॉइन का जो स्टडी होता है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। कॉइन्स आर अनदर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जैसे इंस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है, वैसे कॉइन्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। तो कॉइन भी जो है कई तरह के होते थे, कुछ गोल्ड का बना होता था, कुछ सिल्वर का, कुछ कॉपर का, कुछ लीड का, कुछ कॉइन्स में जो है धार्मिक, कुछ में लेजेंडरी, मतलब किसी का वीर गाथा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब लिखा हुआ होता था। तो ये जो रिलीजियस और लेजेंडरी सिंबल्स जो होते थे कॉइन्स पे, वो उससे हम लोग को उस समय के कल्चर के बारे में पता चलता था। कभी कभी कॉइन्स पे राजा लोग का नाम, डेट ये लिखा रहता था, तो इससे हम लोग को कौन सा राजा किस समय में रूल किया ये हम लोग को आइडिया हो जाता है कॉइन्स के द्वारा। कॉइन्स ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द एंशिएंट पीपल इकोनॉमी लाइफ एंड सोशल लाइफ। उस समय मतलब कॉइन्स के द्वारा हम लोग को ये भी पता चलता है कि उस समय लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, उनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। दे इंडिकेट अस अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स। कॉइन्स के द्वारा हम लोग को ट्रेड एंड कॉमर्स के, क्योंकि किसी जगह का, किसी स्पेशल जगह का कॉइन किसी और जगह पे मिलता है, तो उससे हम लोग को आइडिया हो जाता था कि इस देश का इस देश के साथ, या इस राजा का इस राजा के साथ जो है व्यापार होता था। तो कॉइन्स के द्वारा हम लोग को ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी आइडिया हो जाता है। द कॉइन्स ऑफ द कुशाना एंड द गुप्ता पीरियड गिव इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज डेज। कुशान का और जो गुप्त लोगों का जो कॉइन मिला है उससे हम लोगों को बहुत ही उस समय का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चला है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है कि कुशान लोग जो है गोल्ड का कॉइन इशू किए थे, यानी उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा था। तो इस तरह का नॉलेज हम लोग को कॉइन से ऑलमोस्ट मिल जाता है, कॉइन की वजह से ही मिल पाता है देखा जाए तो। और बहुत सारा कॉइन की वजह से वहाँ के रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल सभी कंडीशन के बारे में हम लोग को आइडिया हो जाता है। तो कॉइन हम लोग बोल सकते हैं कॉइन जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए। उसके बाद आता है मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स जो है वो भी एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। जैसे जितना इम्पोर्टेंस कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन का, वैसे मॉन्यूमेंट्स का भी है। मॉन्यूमेंट्स टेल अबाउट द एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर ऑफ द पीरियड्स। जिस भी समय के बारे में हम लोग जो मॉन्यूमेंट्स होता है उस समय का वो हम लोग को आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताता है। जैसे टेम्पल, स्तूपा, मोनेस्ट्रीज, ये हम लोग को बताता है कि उस समय जो है कैसे आर्ट्स यूज़ होते थे, क्या अचीवमेंट किया रिलीजन में, उस समय लोगों का क्या रिलीजियस मानता था, रूलर्स के बारे में भी आइडिया हो जाता है। द ब्यूटी ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज बाय द एक्सकवेशन ऑफ द टेम्पल्स ऑफ देवगढ़। देवगढ़ में एक मंदिर की
खुदाई होने के बाद मंदिर का निशान मिला। उससे हम लोग को गुप्त लोग के समय कितना सुंदर कलाकारी में मंदिर बनाया गया था, ये हम लोग को आइडिया हो गया था। एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिसेंट में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी, उसके बाद जो हम लोग को ऐसे पुराने कल्चर के बारे में, पुराने साइट्स के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। हम लोग को ये भी पता चला, इससे पहले लोगों को ये आइडिया नहीं था कि वैदिक समय से पहले भी कुछ कल्चर्स थी, सभ्यता थी हमारे देश में। तो ये खुदाई होने के बाद जो हमारा हिस्ट्री जो है बहुत कुछ चेंज हो गया। उसमें एक और चैप्टर ऐड हो गया जो कि है ये हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये भी जो मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की वजह से ही हो पाया है, इसलिए ये मॉन्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द स्क्रिप्चर फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ तक्षशिला गिव अस एन आइडिया ऑफ द गंधारा टॉप स्कूल। गंधार कला का नमूना हम लोगों को तक्षशिला में जो खुदाई हुई उसके बाद पता चला। द नॉलेज रिगार्डिंग द मौर्य इज़ फाउंड फ्रॉम द ओल्ड साइट्स ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में खुदाई के बाद मौर्यों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा फैक्ट हम लोग को पता चला। उसके बाद नॉलेज ऑफ उसके बाद ये नोट्स ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मैंने बताया था कि आप लोग को कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत तो 5-7 लाइन के अंदर हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन भी सेम इतना ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूज़न अगर ज़्यादा बड़ा लिख देंगे तो मेन बॉडी उतना विस्तृत नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारा वर्ड लिमिट रहता है, पेजेस लिमिट रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि बोलते हैं ना गागर से सागर भरना, तो कम से कम वर्ड को यूज़ करके हमको सारा इन्फॉर्मेशन देना है। ये एक बोलते पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम 10 पेज लिखेंगे तो वो सारा सही हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन है लास्ट में, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, असेसमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगर हम लोग प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, उसका असेसमेंट करेंगे, तो हम लोग को पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि वहाँ एंशिएंट पीपल लोग का लाइफ कैसा था, उन लोग का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशन कैसा था। तो इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा ये रूइंस एंड मॉन्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा इस तरह के साइट्स हमारे देश में देखने को मिला है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अगर देखा जाए तो हमारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने हद तक जो है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सही साबित होते हैं हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये इसका टू द पॉइंट आंसर हो गया, जो आपका 10 मार्क्स का है। मतलब कह सकते हैं कि 10 मार्क्स में हम लोग को इतना लिखने से हो जाएगा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये था।